गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थोड़ा सा हायर लेवल से रिट्रेसमेंट इंडेक्सेस, लेकिन एटलीस्ट अगर आप देखें वाइल्ड तरीके से कोई बहुत बड़े स्विंग की तरफ के साथ नीचे नहीं जा रहे हैं। एक रेस्ट्रिक्टेड फॉल है इस मार्केट में। आपकी अप्रोच क्या है और अभी दो स्टॉक्स जिन पर आपकी निगाहें गड़ी हुई हैं, जिनको आप लेना चाहते हैं लेवल्स पे, प्रकाश? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो माहौल मार्केट में बना वो किस वजह से बना कि जो कैश सेगमेंट में इतनी वॉल्यूम्स चल रही थी, जो बोलबाला था, वो मार्जिन को लेके जो खलबली थोड़ी सी मची, थोड़ा सा वो वैसा डाउट लोगों को होने लगा कि कैसे कर पाएंगे, उसकी वजह से एक सेटबैक है। बट फंडामेंटल्स तो कोई चेंज नहीं हुई और लेट्स फेस इट, हमारा मार्केट अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों को काफी अच्छी तरह कोरिलेटेड है और ट्रैक कर रहा है। आज यूएस बंद है, इसलिए हम लोग को एक वो मिली हुई है, एक अपॉर्चुनिटी, मौका मिला हुआ है कि हम लोग अपने आप को वापस संभाल के फंडामेंटली अच्छी चीजों का जो है उसके ऊपर फोकस कर सके। और जैसे चंदन ने 2-3 नाम लिए, अब महकते शहर है तो वो चंदन की खासियत यही है कि माहौल कैसा भी हो उसकी महक को कोई आप बिगाड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते। तो जो फंडामेंटली जैसे एचडीएफसी चल रहा है या एचयूएल चल रहा है, तो ये जो बैक टू सेफ्टी, जो फ्लाइट टू सेफ्टी वाला जो आपको दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कायम रहेगा। और एचडीएफसी हमने एक आध हफ्ते पहले भी बात की थी कि जिस टाइप की इसमें वैल्यूएशंस है, कंफर्ट है, वहां पे एक जगह बनी थी और वो उसने बेखूबी से अपने आप को वहां से अच्छी तरह एक बाउंस बैक करके दिया है। इसी क्षेत्र की वजह से एक और कंपनी है विच इज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। अक्सर हम लोग बात इसलिए नहीं करते कि बहुत वो अपने 700 के लेवल से पिटा हुआ है, नीचे आया हुआ था। ऑफ कोर्स जो 52 वीक लो था जो मार्च में बना, उससे भी वो ऐसे तो डबल हो चुका है देखें तो टेक्निकली, बट अभी भी अपने 52 वीक हाई से वो आधे से भी कम है। और जगह इतनी, इसलिए मैं ज्यादा कह रहा हूं, अगर इसके आप बुक वैल्यू भी देखेंगे तो बुक वैल्यू से कंपैरिजन में ये 0.65 0.64 पे मिल रहा है, मतलब बुक वैल्यू भी वन टाइम भी नहीं है। और रीजन बीइंग हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ पे काफी लोगों को आशंका होने लगी कि इस माहौल में कैसे ग्रो करेंगे। लेकिन जो ट्रेंड अब समझ आ रहा है वो ये है कि ओनरशिप की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा आएगा, क्योंकि जब ईएमआई भरने का वो मुश्किल हो जाता है तो लोग ये समझते हैं कि एक हाउसिंग एज एन एसेट क्लास अगर आपके पास हो और कोई अच्छे एरिया में आप हो जहां वर्क फ्रॉम होम भी पॉसिबल है और आगे चल के सेफली रियाज, तो जो रियल एस्टेट में पिकअप आ रहा है वो बहुत सिलेक्टिव है। और उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनके जो इस सेगमेंट को केटर करती हैं, प्रोफेशनल्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पीएसयू एम्प्लॉयज को, वहां पे उनको फायदा ज्यादा होगा। सो पीएनबी बैंक का हुलिया जैसा भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब्सिडरी जो है ये थोड़ा सा आपको यहाँ से मीडियम टर्म में अच्छा खासा एक अपसाइड दिखा सकती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरा, जो मेटल्स में हमने गिरावट देखी पिछले एक हफ्ते में यूएस मार्केट को लेके, डॉलर की चिंताओं को लेके, उसकी वजह से एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वेदांता में। वेदांता में इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब बहुत ही कम समय में वो अपना बाईबैक अनाउंस करेंगे या रेट उसका वो फाइनल होगा। और जिस हिसाब से गिरावट में भी नीचे से बाइंग हुई है और अच्छी खासी डिलीवरी बाइंग हुई है, मुझे नहीं लगता कोई भी इसको बहुत जल्दी सस्ते में देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वहां उस हिसाब से देखें तो 135 139 तक की जोन में कहीं ये टिक सकता है इन टर्म्स ऑफ द बाईबैक। और अगर वो बाईबैक उस लेवल पे आता है तो आपको यहां से अच्छी खासी एक शॉर्ट टर्म में जो है एक वो मूव हो, इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट। लेकिन फंडामेंटली भी वहां पे अभी भी जान है, वैल्यूएशन काफी सॉफ्ट है, जुड़े हुए हैं। और आप बहुत जबरदस्त सुपर एचएनआई सर्किट में घूमते हैं, अल्ट्रा एचएनआई सर्किट में। हेमंत जी और मैं लंच कर रहे थे और वो मुझे समझा रहे थे कि बहुत जबरदस्त डिलीवरी पैटर्न्स उन्होंने कल शिल्पा मेडिकेयर में देखे। और क्योंकि जिन लोगों ने ये सौदा उठाया है उनके साथ आप बहुत चाय वाय पीते रहते हैं, तो आप ही बताएंगे कि शिल्पा मेडिकेयर में क्या हो रहा है। पीते रहते हैं तो आप ही बताएंगे। नहीं शैली, देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी सराहनीय है कि इस माहौल में भी ऑलमोस्ट एक मोनोपोलिस्टिक वो है और 40% के एबिटा मार्जिन पे काम करने की क्षमता रखती है और जगह अभी भी स्केल अप करने की है। ये नहीं है कि कंपनी ने जो काम किया अब इसके बाद एक फ्लैट वो ट्रेंड आपको दिखेगा। तो एक चीज तो वो है। और जो फंड की एग्जिट हुई, जो बेरिंग्स फंड की जो एग्जिट हुई और उसकी जगह दूसरे एचएनआईज आए और दूसरे निवेशक जो आए हैं, वो सारे लॉन्ग टर्म व्यू से आए हैं। कोई भी इसमें कोई ट्रेडिंग बेट लेने की कोशिश नहीं है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा डबल हो गया है कुछ बहुत कम अवधि में, तो थोड़ा सा एक वो रहता है कि हर लेवल पे आदमी प्रॉफिट बुक करता है। खास करके जब ये मार्जिन के सिस्टम में थोड़ी सी लोगों को तकलीफ महसूस हो रही है तो लोग अपनी लिक्विडिटी प्रोफाइल चेंज करने में लगे।
लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें अभी भी कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो एग्जिट शायद एग्जिट की चेष्टा करें, और आपको एक दो ऐसे इवेंट और आ सकते हैं जिसकी वजह से कभी कभार शेयर सस्ते में भी मिल जाए, तो इसको ऐड ऑन डिप्स किया जा सकता है। और मैं सहमत हूं राजेश की बात से कि ये ट्रेंड जो है वो एक डेफिनेटली वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उसका बिजनेस जो मैंने समझाया सीडीएमओ का और स्पेशलिटी एपीआईज का, वो बहुत ही डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, जिसको हम कहते हैं कि दूसरा कोई कॉपी करे और बताना चाहे कि कल मैं खोल दूं और ये शुरू कर दूं, ये नहीं होगा। तो इतने सालों की जो मेहनत है वो फाइनली रंग ला रही है, तो इसमें लगे रहे और इस टाइप की दूसरी कंपनी चुनिए जिसमें अभी भी थोड़ी जगह है, जो राजेश सतपुरे जी के रडार पे अभी नहीं आई है, उसको पकड़ लीजिए ताकि आपको वो थोड़ा, अब तो शिल्पा के पीछे सिर्फ राजेश ही नहीं, प्रकाश गाबा भी पड़े सुना, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी डिमांड जो है इस नाम की ज्यादा होगी। चलिए रखें अब एशियन पेंट्स के, क्योंकि लॉकडाउन में भी इस मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रांग, अगर आप देखें, कमेंट्री दी थी। मुझे याद अच्छी तरीके से, मैं ही था जब डिस्कशन की इस मैनेजमेंट से, और बहुत सारे इनके ऑपरेशन रिस्टोर हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अब फेस्टिवल सीजन में जा रहे हैं, तो क्या टारगेट्स रहेंगे आपके बर्जर पे और एशियन पेंट्स पे, और दोनों में से प्रेफर करना हो तो कौन सा स्टॉक प्रेफर करेंगे? प्रकाश आप। नहीं, इन टर्म्स ऑफ चॉइस वृंदा, आई थिंक एशियन पेंट्स का मुकाबला नहीं है। जो आपको सेफ्टी और जो स्ट्रेंथ मिलती है जब आप इसको, और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें आज 1800 से 2000 हो गया, 2000 के 2100-2200 भी हो जाएंगे, तो उस लिहाज से ये लेने की वो चेष्टा नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस टाइप की इस कंपनी ने 14-15 साल में रेजिलियंस दिखाई है, जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है ये, और खास करके जो शुरुआती तौर पे लोग आते हैं उनको मिड कैप और वो सब लेने की बजाय ये सब चीजें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए, चाहे नेस्ले हो गया, एशियन पेंट हो गया, अच्छे एल&टी टाइप ऑफ अलग अलग सेक्टर से अगर चुनना है तो एशियन पेंट्स का लॉजिकल टारगेट मेरे हिसाब, ऑफ कोर्स ये ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको हम कहते हैं, लेकिन आप वैल्यूएशन देखिए, इसकी जो हिस्टोरिकली वैल्यूएशन हुआ करती थी उससे थोड़ी सी अभी भी नरम है। तो ये अगर एक्सपेंशन इसका कंटिन्यू रहा और ईपीएस ग्रोथ जो अनुमान है, जो प्राइस है उसी हिसाब से भी अगर रहा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये 2100 को भी पार कर जाएगा बाय द टाइम नेक्स्ट रिजल्ट्स आते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार की रिजल्ट्स, इसमें जो मार्जिन इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाया, टॉप लाइन ग्रोथ बेशक ना आई हो लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट आया, प्रॉफिटेबिलिटी आया, क्योंकि अब बिना खर्चा किए, बिना एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पे जो काफी लागत बड़ी लगती थी, उसके बिना भी इनको जो सेल मिल रही है वो प्रॉफिटेबल सेल है, तो वो कंटिन्यूड रहेगी। लॉकडाउन खुलते जैसे जैसे खुलेगा और एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी नॉर्मल कारोबार की। बट एक चीज याद रखिए, ये सब शेयर्स ऐसे होते हैं कि जो मोमेंटम में नहीं, आप जब मोमेंटम में आप आए तब लें, और फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट की जगह आप इसको गिरावट के टाइम, जब 2 दिन पहले देखिए तब गिरावट आई थी, तब अच्छा खासा आपको ये शायद 100 रुपए नीचे भी मिल जाता। सो इस टाइप की चीजें करिए, बट टारगेट 2100 के ऊपर बेशक इसमें आप लगा के रख सकते हैं और वो हासिल जरूर होगा। और कोई वैसा नहीं, उतार चढ़ाव भी अगर आता है तो वो टारगेट आपका लेकिन अचीव जरूर हो जाएगा। अच्छा रखिएगा। और टाटा मोटर्स डीवीआर भी लेके आइए 6170। प्रकाश, एक तो चीज है टाटा सन्स का, अगर आप देखें टाटा मोटर्स डीवीआर में ये चंक बाय करना। दूसरी बात ये भी, हिस्टोरिकली अगर आप देखें जितने भी डीवीआर स्टॉक्स हैं वो जितने डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं उससे बहुत ज्यादा डीप डिस्काउंट इस वक्त टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में प्रिवेल करता है। तो आपकी अप्रोच दोनों ही अंडरलाइन पे और डीवीआर पे क्या रहेगी इस वक्त? एक बार जरा अपनी राय रखिएगा। वीरेंद्र, इनफैक्ट ये एग्जैक्टली ये हो रहा है कि जो आर्बिट्राज था टाटा मोटर अंडरलाइंग उसमें और डीवीआर में, वो घटता हुआ दिख रहा है इन फेवर ऑफ द डीवीआर। तो आप देखिए अगर आज टाटा मोटर की चाल देखें तो करीब 1% ऊपर है, लेकिन डीवीआर उसका 10 गुना ऊपर, मतलब परसेंटेज वाइज 10% ऊपर है। उसका रीजन ये था कि वहां पे डिस्काउंट जो था वो एक कैचअप हुआ कि प्रमोटर ने खुद एक हिस्सेदारी लेके एक वो किया, अपना कॉन्फिडेंस दिखाया इस बिजनेस पे। इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो रहेगा, एक तो होता है कि भाई ग्लोबल सेल्स के जब आंकड़े आते हैं, इनके कई बार आते हैं, चाइना से अलग आता है, यूएस से अलग आता है, यूरोप से आता है, तो कहीं ना कहीं इनको अगर 2 अच्छे आए तो एक आध खराब आता है तो मार थोड़ी पड़ जाती है। लेकिन जो रीस्ट्रक्चरिंग की ये बातें कर रहे हैं, और हमारे सिस्टर चैनल पे इनके एमडी भी आए थे कुछ टाइम पहले, उन्होंने ये समझाया कि जो हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसमें हमारे पोर्टफोलियो को श्रिंक कर रहे हैं। हम लोग जो चीज प्रोडक्टिव नहीं है, इतनी सारी प्रोडक्ट्स और मॉडल्स लेके जो बैठे हैं उसको करेंगे, और इंडिजनाइजेशन यानी इंडिया में कामकाज ज्यादा हो सके, जितना डिजाइनिंग का और एग्जीक्यूशन का उस पर फोकस करेंगे। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कहीं भी लॉन्च तो खैर कई जगह हो चुका है,
बट पॉजिटिव इंप्रूवमेंट कहीं देखे तो वो टाइम रहेगा कि इसमें एक बहुत बड़ा वेव आ सकता है 25-30% की अपसाइड का। लेकिन उससे पहले गिरावट में आपको शायद ये नीचे भी मिल जाए। ये नहीं मैं कह रहा कि ये 150 पे अडिग होकर टिका रहेगा, हो सकता है ये 125-150 के बीच में आपको एक टाइम करेक्शन भी दे और वहां नीचे के बैंड पे 125 के करीब आपको अगर मिलता है तो आप इसको ऐड कीजिए विद अ पोटेंशियल टारगेट ऑफ क्लोज टू अबाउट 200। आपको टीज कर ही दिया है, आशीष ने टीज कर ही दिया है कि इस प्रकार के स्पॉन्सर्ड आईपीओ पसंद नहीं आते हैं, लेकिन आपकी नापसंद कायम रहेगी यहाँ पे क्या, या फिर पसंद आएगा ये आपको? नहीं जेनेरिकली मतलब मैंने ये हमेशा ये कहा है कि कहीं ओएफएस होता है तो कंपनी में पैसा ना आने की वजह से शेयर धारक के लिए कोई बहुत बड़ा फायदा कई बार नहीं भी होता। बट इस केस में एक एक्सेप्शन आशीष इसलिए भी करना चाहूंगा कि ये जो कंपनी का जो गठन हुआ था, जब स्ट्रक्चर बना था, जब शुरुआत हुई थी, तो जो पीई फंड ने स्टार्टअप के स्टेज पे ही उसको जो बैकिंग किया है उसकी वजह से उनको एग्जिट मिलना जो है वो जायज है। तो कोई उसमें एक एक्सेप्शन कोई जल्दी लेके भागने वाली कोई बात नहीं। दूसरी चीज जो यात्रिन समझा रहे थे कि डिजिटल की वजह से थोड़ी सी टॉप लाइन की रिस्ट्रिक्शन रहती है, बट आज देखिए अगर इन्फोसिस 40-42% डिजिटल करता है और उसमें इतना बोलबाला हो रहा है, या टीसीएस उतना करता है, यहाँ तो 97% आपने बताया जो आंकड़ा वो बहुत ही इंप्रेसिव है। सो मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के इसमें कोई आपको मायूसी आएगी इन टर्म्स ऑफ इट्स बिजनेस प्रोफाइल। हाँ ये है कंपनी बहुत छोटी है एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर नेम्स, तो वो थोड़ा सा उस लिहाज से माइक्रो कैप वाले स्मॉल कैप आईटी कंपनी में मानी जाएगी। बट आई थिंक उसकी पेडिग्री और वो जो इस टाइप का है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका एग्जिट ये आपको अगर ले रहे हैं 3 साल बाद कोई पीई फंड आके सारी कंपनी ले जाएगा, जो एम्फेसिस में हुआ, कई और बड़े नामों में हुआ, परसिस्टेंट में हुआ, तो ये बहुत बड़ा कैंडिडेट टेक ओवर का रहेगा या एक्विजिशन का। उस लिहाज से पैसा आपका डबल भी हो सकता है 3-4 साल में, कोई उसमें नई बात नहीं होगी।